हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। कल हम क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, लास्ट के हर रोज हम जो शुरू के 5 मिनट डिवोट करते हैं ना, वही अपना जो लास्ट डे अपने कंप्लीट किया उसकी समरी होती है, और वही हमारे काम भी आती है ना। तो आप उस समरी को ध्यान से समझा करिए, क्योंकि अगर मैं रोज 5 मिनट उस पर स्पेंड करता हूं, तो आप सोचो अगर आज तक मैंने 20 लेक्चर ले लिए तो कितने मिनट हो गए? 120। यानी कि मेरा 1.5 लेक्चर तो गया, तभी तो हम पीछे चल रहे हैं, है ना। पर उसकी चिंता नहीं करनी है, बस हमें बस जो समरी है वो समझ में आनी चाहिए। तो मेन पॉइंट क्या था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? कि हाइड्रोजन मस्ट बी विद FON। अगर जहां वो हुआ फोन के साथ, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। क्या ये आयनिक कंपाउंड्स की बात चल रही है क्या? सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट। क्योंकि अगर हाइड्रोजन इनके साथ हुआ बेटा, तो आपको याद है ईएन का डिफरेंस है, और ईएन का डिफरेंस होते से ये सब किस में कन्वर्ट हो गए? डाइपोल में। तो इट्स ए काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल डाइपोल। ठीक है। और हमने इसका एक और नाम दिया था, पार्शियल लोन पेयर डोनेशन, क्योंकि ये इंतजार कर रहा है कि इसका ये जो पार्शियल पॉजिटिव है उसकी वजह से ये वेकेंट हो जाए इसका ऑर्बिटल, और पास वाला फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेगा? शेयर। इसीलिए इसका क्या नाम रख गया था? पार्शियल लोन पेयर डोनेशन। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होगा जब हमें कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हो। इंट्रा के लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केस में हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? रिंग का। और इसी रिंग के बनने को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन। किसको बोलते हैं चिलेशन? इस तरह से रिंग के फॉर्मेशन को। और ये तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल हो, तभी क्या बताना है? इंट्रा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इंटर का। कल हम यहां तक देख चुके थे। विच इज स्ट्रोंगर, इंट्रा के इंटर? इंटर। इंटर हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्यों होगा बताओ? क्योंकि इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल ढंग से जुड़ा हुआ ही नहीं। तो जो ज्यादा लोग जुड़े होंगे तो स्ट्रॉन्ग भी होगा। अच्छा, और अगर स्ट्रेंथ देखनी होती है HF H2 और NH3, तो किससे देखते हैं? EN से। जिसकी EN ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो ये कल हम यहां तक कंप्लीट कर चुके। आज हमें स्टार्ट करना है एप्लीकेशन। ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि कहां पर सर इसका यूज होगा। बताइए। अच्छा, हमने कल होमो और हेट्रो टाइप की बात भी की थी क्या? तो ये बताना ये वाला बॉन्ड कैसा है? पहले तो ये बताओ, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं? है ना बच्चे? क्योंकि ये हाइड्रोजन FO के साथ आ गया, तो ये रेडी हो गया, एक्टिव हो गया, और पास में इसको कौन दिख गया? फोन का O। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कनेक्ट। किस तरह का बॉन्ड है? हेट्रो। हेट्रो है क्योंकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब इसमें एक और बात, क्या एल्कोहल एल्काइल ग्रुप कंटेन करता है? R का मतलब यही होता है, इधर CH3 और C2H5। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, तो उसका क्या रीजन होगा? क्यों? जबकि हमने ये तो पढ़ा था, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सॉल्युबल, है ना, पोलर पोलर में सॉल्युबल, तो ये भी वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, या तो पोलर हो नेचर, या फिर वो वाटर के साथ क्या बना ले? हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पर अगर C2H5 तक हुआ तब भी चल जाएगा काम, पर अगर यहां पर और एल्काइल ग्रुप बढ़ गया, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। क्यों? हाँ, क्योंकि इसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक।
तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते, है ना। पर अगर हो जाएं तो एक ही रीजन हो सकता है, हाइड्रोजन। तो हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर। ठीक, पर वो एक लिमिटेड कंडीशंस हैं, ज्यादा करेंगे तो फिर वो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, है ना। सेकंड, आपने ये विस्कोसिटी टर्म कहीं सुना है? कौन एक्सप्लेन करेगा इन शॉर्ट, व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी? यस, है बेटा। ठीक है, और कुछ इन शॉर्ट बताओ कि है ना, इसका मतलब जनरली किसके लिए यूजफुल होगा बेटा? सही बोले आपने, हाँ। नहीं बताना चाहते ही ना, हुमा। हाँ हाँ, चौधरी आप बताओ। बढ़ा दे, और उसने एक वर्ड बोला, और बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ इतना छोटा सा कोई वर्ड मिल जाए मेरे को। रुक, हाँ बोलो। बैठ जा बच्चे, वह हिंदी में ही बोलता। हाँ, थिकनेस, ठीक है, और मोबिलिटी, ठीक है, और बहुत सब सबके पास इतने इतने वर्ड्स होते हैं, जाने कहाँ से सीख के आ जाते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसे नहीं बोल सकते कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड? हम विस्कोसिटी क्या किसी सॉलिड के लिए यूज करते हो क्या? किसके लिए यूज करते हो? जितनी जितनी आपने सारी बातें, मुझे मालूम है आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, दूसरे सब चीजें पढ़ते हो, और मैं तो इनऑर्गेनिक का ही हूं ना, तो मेरे समझाने लायक थोड़ी सी बात बोला कर दो। अब विस्कोसिटी यहां पर क्या होगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड की डेंसिटी भी किस पे डिपेंड करती होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी ज्यादा जब इतने एक्टिव हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे। तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा क्या इंक्रीज होगी? विस्कोसिटी। क्यों हो जाएगी इंक्रीज? क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाएगा, गाढ़ा, जो आप बोल रहे थे ना। CH3OH, CH2OH, बताओ इन दोनों में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा? सेकंड वाले की। और अगर इसमें ग्लिसरॉल भी ले लें तो विस्कोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। किस पे डिपेंड कर रही है? कि कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कर, और उसको हमने सीधा किससे रिलेट कर लिया? OH से। ये तो चलो, इसमें तो OH दिख रहे हैं, कोई दूसरे एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें OH दिखे ना, आपको खुद ही बनाने पड़े। HNO3, H2SO4 और H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बताइए। स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल खुशी, सही बताया है। आसिफ, सही बोले हो। सही है प्रिया। अथर्व ने भी सही बताया है। सबसे ज्यादा किसका आया? H3PO4। कैसे आया देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में एक ही OH है। क्या ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड हैं क्या? यस सर। क्योंकि जहां OH होगा वो सब क्या बन जाएंगे? ऑक्सी एसिड।
यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में OH के नंबर हो गए अपने पास 2 और फॉस्फोरिक एसिड में OH के नंबर हो गए बेटा 3। तो इसका मतलब जैसे जैसे OH बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। क्या बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्ड से इन्फ्लुएंस होना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होनी चाहिए, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम या ज्यादा? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विच इज मोर वॉलेटाइल, वाटर और एल्कोहल? कैसे पता लगाया? पता है, क्योंकि पता है बॉइलिंग पॉइंट से। जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम उसको क्या माना जाता है? वॉलेटाइल। यानी कि हमारा पैरामीटर किस पे सेट होता है? वाटर पे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, तो जो वाटर से जल्दी बॉइल हो गया वो वॉलेटाइल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा वो नॉन वॉलेटाइल। अब यहाँ पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जिसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बेटा उसका वेपर प्रेशर कम, क्योंकि वो कम इवापोरेट होगा। चलो देखो, अब यहां पर एक नई चीज समझने को मिलेगी। सब लोग बोर्ड पर देखो, ये है ग्रुप के हाइड्राइड्स। स्पेशली हम किस ग्रुप की बात करते हैं? ग्रुप 16 और 17 के हाइड्राइड्स की, क्योंकि इनका क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं जरा। HF, पहले 17 से ले लेते हैं। HCl, HBr और HI। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? HF का, क्योंकि इन सब में से केवल इसी के पास क्या है? H बॉन्डिंग, और किसी के पास है ही नहीं। तो बाकी सबके पास क्या है? वंडरवॉल। तो चलो HF को तो मैं सबसे आगे रख दूं, फिर सेकंड किसको रखूंगा? जिसके पास ज्यादा वंडरवॉल फोर्स। कैसे पता लगेगा? मॉलिक्यूलर वेट से। जिसका वेट ज्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा। मतलब जो ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसको गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसी कंडीशन में इसका ऑर्डर जो बनेगा किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। वो क्या ऑर्डर बनेगा? सबसे आगे HF, फिर HI, फिर HBr और सबसे लास्ट में HCl। सही बनाया। अब इसी ऑर्डर को किस में कन्वर्ट करो? वेपर प्रेशर। इसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो सबसे पीछे कौन हो गया? HF, फिर HI, फिर HBr और सबसे लास्ट में HCl। आगे बात समझ में? अगर यही मैं अप्लाई करूं ग्रुप 16 पर, ये तो ग्रुप 17 था, ग्रुप 16 में क्या होगा? सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट बनाओ। H2O सबसे आगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर टेलुरियम, फिर सेलेनियम और सबसे लास्ट में H2S। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स। ठीक है, H2O सबसे पीछे, H2TE, देन सेलेनियम और देन सल्फर। तो जो ऑर्डर आपने बॉइलिंग पॉइंट का बनाया उसका रिवर्स ही क्या कर दीजिए। अच्छा, है ना? हम यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं? क्योंकि फिर हम लिख सकते हैं एक जगह, पर फिर वो सारे ऑर्डर कैसे होंगे? एक्सेप्शनल्स। यानी कि जो हमसे किसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट से प्रूव नहीं किए जा सकते। वो किस पर बेस्ड होंगे? वैल्यू बेस्ड। वो लिख तो सकते हैं अपन, एक साइड लिख लेंगे, है ना? आप याद करो, मैंने इसमें एक ग्रुप छोड़ भी दिया है। कौन सा ग्रुप मिसिंग है इसमें? 15। तो 15 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जरूर ऑर्डर कैसा होगा? कोई वैल्यू बेस्ड ऑर्डर होगा, है ना? तो वो मैं एक साथ लिखा दूंगा कि वैल्यू बेस्ड ऑर्डर। और ऐसा ही किसका ऑर्डर होगा?
मेल्टिंग पॉइंट का भी। ठीक है, तो अभी ये जो वाटर का ऑर्डर लिखा है आपने, ये किस किस का भी ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का। पर इसके लिए अलग ऑर्डर बनेगा और ग्रुप 15 के लिए भी अलग ऑर्डर। ये वाला पार्ट रफ कर दिया जाए। एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस ग्रुप को ड्रॉप किया था, 15 को। अब 15 में आपको याद है कौन कौन से मेंबर होते हैं, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का और एंटीमनी। अब कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जो ऑर्डर ब्रेक करेगा। अब आप इन सब में देखो कि अमोनिया को सिर्फ कौन बीट कर सकता है, एंटीमनी। क्योंकि इसको बीट करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मॉलिक्यूलर वेट की। तो वेट में तो कौन ही भारी है, तो सबसे भारी, नाम ही उसका एस भी है, सबसे भारी। इसलिए जंप लगाकर कौन आगे आ गया, SbH3। बाकी कोई चेंज नहीं है। आर्सेनिक और सबसे लास्ट में कौन है, PH3। तो ये ऑर्डर हमारे पास थोड़ा सा कैसा ऑर्डर है, एक्सेप्शनल। क्या बेटा, प्रोमिनेंट हो गया, वंडरफुल, बिकम प्रोमिनेंट देन। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसा होगा ही, सही है ना। आप भगवान से नहीं पूछते कि हमें दो ही आंखें क्यों दी है, पीछे भी दे दो, क्योंकि वहां क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर केमिकल अपनी बात माने, कहीं लिखा थोड़ा है ना। अब आप घर में ही आपके सारे लोग आपकी बात मानते हैं क्या, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई मानता ही नहीं है, फिर तो छोड़ ही दो, दुख ज्यादा ही है। थोड़ा बहुत दुख हो तो समझ में आता है, तो बहुत ही सर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी, अगर एक ही, अब एक बात सोचो, इनऑर्गेनिक कितने आसान हो जाए अगर एक ही फैक्टर से सब सेट हो जाए, फिर कौन पढ़ाएगा उसको, है ना। अच्छा, क्या आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा एक्सरसाइज 2 में जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हो, वो 3-4 मैंने बता दिए थे आपको, उसके अलावा कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं पूछा जाता। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, सब लोग आइए एक्सरसाइज 2 पर। एक क्वेश्चन है इसका जो किस पर बेस्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, वो है 52। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 52। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बताइए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिए, तो अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बचा। अच्छा, ध्यान रखना, ये बॉन्ड एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट तो वॉन्डर वॉल से ही देखा जाएगा। तो ऐसे केसेस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना कि कहीं क्या पूछा जा रहा है, और अगर यही ऑर्डर किसका होता, बॉन्ड एनर्जी का, तो मामला रिवर्स हो जाता है। फिर किस पे चलता है वो, नंबर ऑफ शेल पर। ठीक है, अच्छा ये किसका ऑर्डर हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, एक इसमें तो देखो ग्रुप 15 का हमारे पास क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप 16 के दोनों, और ग्रुप 17 का अभी सिर्फ क्या आया है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या नहीं आया, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा तो सीधा हो जाएगा, है ना। अगर इसी का किसका ऑर्डर होगा,
मेल्टिंग पॉइंट का, तो फिर NH3 वापस अपनी जगह पर और बाकी सब लोग पीछे चले जाएंगे, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर अगर यही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किस में हो, ग्रुप 17 में, तो फिर आपको मालूम है एक गड़बड़ होगी। फिर गड़बड़ करने वाला कौन होगा? वही HI। जैसे वहां पे कौन था? एंटीमनी। यहां पर कौन होगा? HI। हालांकि कभी पूछे नहीं गए, पर हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि लिख लेना ही चाहिए। These are not at all required। ये लाइन भी बोलते जा रहा हूं मैं। These are not at all required। This is required। अच्छा ये बताइए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? पैरा का। पैरा में इंटर, ऑर्थो में इंट्रा। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? अब ऑर्थो का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स। बैक टू कंसेप्ट। ये वाला हटा दूं। मैं पूछ रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। एक एक ऑप्शन है मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। किसका ज्यादा बताना है? रीजन इंटर और ये इंट्रा। अब मैं पूछ रहा हूं बॉइल BP वेपर प्रेशर, तो अब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो हैविंग मोर वेपर प्रेशर देन पैरा नाइट्रो। आपका जो कंफ्यूजन है ना, वो सिर्फ यही रहेगा जब बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा और वेपर प्रेशर पूछेगा। ज्यादातर केसेस में हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को ही किसका ऑर्डर मान लेंगे? वेपर प्रेशर। तभी परेशान होंगे। तो याद रखिएगा, पहले किस में सेट कर लेना? बॉइलिंग में। और फिर उसको क्या करना? रिवर्स। तो आपका किसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा? वेपर प्रेशर का ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्या फिजिकल स्टेट पे भी कोई फर्क पड़ेगा? फिजिकल स्टेट डिटरमाइन। H2O को जनरली आप किस फिजिकल स्टेट में देखते हो? लिक्विड। रीजन कौन सा बॉन्ड है? H बॉन्ड। जबकि इसी के ग्रुप का कौन है? H2S। किस में मिलता है? गैसियस स्टेट। HF जनरली लिक्विड, बट HCl हमेशा ही क्या मिलेगा? गैस मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट को भी इसमें एडजस्ट कर सकते। क्या हम इससे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्स? इनवर्स। क्योंकि एच बॉन्डिंग होगी तो वो हाइड्रोजन फ्री करने में परेशान करेगा। आप बताओ HCl और HI में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है? ये बात हम कहीं कर चुके हैं। किस बेसिस पे? बॉन्ड लें। तो आंसर दोनों का वही आ रहा है। तो H को भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका H थोड़ा कम फ्री है, इसका H थोड़ा ज्यादा फ्री है। इसी तरह से C2H5OH का H और C2H5SH का S कौन ज्यादा जल्दी लिबरेट होगा? SH का। आप इसको साइज से भी देख सकते हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी। ये किसके ऑर्डर हैं? एसिडिक नेचर के। ये हटा दूं। क्या हमने कहीं पर डाइमर बनते देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से? किसके केस में? तो अपना लास्ट है डाइमेराइजेशन इन
एसिडिक एसिड। दोबारा बनाऊं क्या? बना लिया ना। चलो हाइड्रोजन बॉन्ड से फ्री। हाँ हिमांशी, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। अच्छा, आपने ये टर्म सुना ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? कौन बताएगा? यहां से वहां, हाँ वसुंधरा। बहुत कम होते हैं। तो हम जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जिनका ज्यादा हो उनके लिए डिस्टिलेशन, है ना। ये दोनों में स्लाइटली डिफरेंस रहेगा। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। अब आज से ही आप फिक्स कर लेना कि आयनिक बॉन्ड जब चलेगा तो कंफ्यूजन बहुत सारे होंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि हमारे पास कोई कोई क्वेश्चन पूछने आते ही नहीं है, तो मुझे ही डाउट होने लग जाता है ना, कि कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। जो मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया, है ना, तो मुझे खुद को ही डाउट है उस बात पे। तो दूसरा ये कि आप कुछ ही नहीं कर रहे हो। भाई देखिए, ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए ना एक्सरसाइज 1 और 2 के, वो डेली बेसिस पे कंप्लीट करो आप, और उनको अपने पास मत रखो। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज कम, या फिर कहीं से उनको रेक्टिफाई करो, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे ही चलते रहो, सर्दी बहुत ज्यादा है, आ नहीं सकते उठकर, है ना, या दूसरा कोई आलस कर रहे हो, तो आप याद रखो कि नीट का एग्जाम तो टाइम उसी टाइम हो जाएगा। अब आप अपनी प्रिपरेशन किस लेवल पे ले जाना चाहते हो वो आपके, आप सोचो लास्ट में सब पूरा चक्कर घुमा दूं, ऐसे नहीं घूमेगा। अभी अभी इतना कंफ्यूजन है, बाद में क्या करेंगे हम? अभी तो मैं दिख भी रहा हूँ, है ना, रोज आता भी हूँ आपको, आप सामने दिख रहा हूं, तो आप पूछ भी सकते हो। बाद में आपके पास अपना सब्जेक्ट चल रहा होगा, मेरे पास अपनी क्लास चल रही होगी, फिर आप पूछोगे और ढूंढोगे, फिर आदमी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरी आपसे एडवाइस है कि एक बार तो कर लीजिए अपना काम कंप्लीट। फिर अगर कोई डाउट्स बचेंगे तो वो धीरे धीरे किसी ना किसी दूसरे मेथड से रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो भाई, अगर आपका कोई भी डाउट चल रहा हो तो प्लीज कम एंड आस्क, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए अब इसको रब कर दूं। अब हमें कौन सा बॉन्ड स्टार्ट करना है? हाइड्रोजन, सॉरी, आयनिक। लास्ट बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। अब जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए होंगे एक्सरसाइज 2 में, वो सारे किससे रिलेटेड होंगे? आयनिक बॉन्डिंग से। क्या आयनिक बॉन्डिंग को इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं? अब आप पहले समझना बहुत ध्यान से, शुरुआत में ही गड़बड़ नहीं कर देनी है ना। रोज पहले के 5-7 मिनट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वही अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। पहले तो ये देखो कौन कौन बनाएगा आयनिक बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड। जो कैटायन बनाते हैं उनकी कौन सी टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो एनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो कैटायन बनाते हैं जनरली कौन होते हैं? मेटल। और जो एनायन बनाते हैं वो बेटा नॉन मेटल। मेटल किस ग्रुप से आते हैं जनरली? फर्स्ट या सेकंड, जिनका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा। और नॉन मेटल 15, 16 और सबसे ज्यादा 17। तो अगर इनका आपस में कोई बॉन्ड बना तो वो किस नेचर का होना चाहिए? ठीक है, ये जनरल कंसेप्ट हो गया। पर हमको याद है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। कोई भी बॉन्ड 100% को, और हमने तो देखा भी
कि कोवेलेंट कई बार किसकी तरह एक्ट करता है, आयन की तरह, और आयनिक भी कई बार किसकी तरह एक्ट करेगा, कोवेलेंट। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आपने यूज की थी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक तो कोवेलेंसी था और दूसरी टर्म कौन सी होती है, इलेक्ट्रोवैल। दोनों ही किससे निकल कर आई हैं, वैलेंसी से। यानी कि वैलेंसी दो तरह की हो सकती है, या तो बेटा वो क्या होगी, कोवैलेंसी, या फिर वो क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। नाम से ही क्लियर है, कोवैलेंसी किस में मिलेगी, कोवेलेंट कंपाउंड्स का फीचर है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी किसका फीचर हो गया, आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग, और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर ही हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी की कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोलेंगे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ट्रांसफर बोलो, या फिर बोलो गिवन और टेकन बाय एटम इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम आएगी, पहचान लेंगे। ठीक है, क्या आपने कभी ऐसा भी कहीं कोई क्वेश्चन देखा हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दे दिया जाए, है ना, और फिर पूछा जाए बताओ ये ऑक्सीजन के साथ कौन सा फॉर्मूला बनाएगा, तो हम उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी देख सकते हैं कि नहीं। भाई आपके लास्ट में मान लो फर्स्ट ए ग्रुप का कोई एलिमेंट है, तो उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, S1। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो फिर हम उसका फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए, तो हम इसी बात को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनिक फॉर्मूला या फिर आयोनिक कंपाउंड। ये जूनियर क्लासेस में आता था आपके, जैसे मैडम ने बोला कि सभी लिखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो आप कैसे लिखते थे सर, पहले लिखते थे Na और एक लिखते थे क्लोरीन। अब किसकी वैलेंसी पता है सबको, सोडियम की वैलेंसी सर +1 और इसकी -1, फिर क्या लिखते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बन गया NaCl। MgO का बनाना हो तो सर Mg के ऊपर +2, O के ऊपर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, MgO बन गया। तो ये इसका जनरली क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया उसके रिगार्डिंग पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। बहुत ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl पहला, दूसरा Na2Cl2, तीसरा बोथ, फोर्थ नन ऑफ देम है। वो लोग अपने हैंड उठाइए जो बोल रहे हैं फर्स्ट, बाकी लोग किसका इंतजार कर हैं। अच्छा, जिनको लगता है कि फर्स्ट के अलावा कुछ भी हो सकता है, इतना सीधा सवाल तो ये पूछने से ही रहे, इनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ जो है आगे पीछे बोलेंगे अभी। तो बताओ, जिनको लगता है कि फर्स्ट के अलावा कुछ भी हो सकता है, पर फर्स्ट तो नहीं दिख रहा है मुझे, इसका आंसर फर्स्ट नहीं है, नन ऑफ देम। ये जो ये जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा ही नहीं जा सकता, उसका हमेशा क्या लिखा जाता है, इंपेरिकल फॉर्म। तुम तो बड़े वैज्ञानिक हो गए हो, आपने सीधे ही क्या बता दिया इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है किसी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, और ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक के लिए भाई क्या लिखना है? एम्पेरिकल फॉर्म, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट। क्या किसी कोवेलेंट के लिए हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जैसे ग्लूकोज होता है C6H12, ये कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर। अब आप इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो ना, ये क्या बन गया इसका? एम्पेरिकल। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं। तो याद रखिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? डन। नई बात पता लगी इतने सालों के बाद है, यूज ही नहीं करते। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग पेज नंबर आइए एक्सरसाइज 1 में 106 पर। हंड्रेड एंड 5 का 107, पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 107, ये सॉल्व करिए। क्या दिया हुआ है? एक एलिमेंट M जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, और किसके साथ जाना है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। बताओ ये एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई प्लस। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? दो, तो हो गई -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फॉर्मूला बनेगा M2O। ठीक है। पढ़ने पे तो ऐसा लग रहा था जाने क्या ही पूछना चाहता है, पर अगर आप उसे लिखेंगे तो हमें अच्छा, यहां पर अगर नाइट्राइड बनाना हो तो ये M3N हो जाएगा, क्योंकि फिर नाइट्रोजन के लिए -3 यूज। लिख लीजिए आप, ये फिर मैं बोर्ड रफ करूंगा। टेस्ट की तैयारी किस लेवल पर है? मिनिमम मार्क्स 160 इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 180। होने ही चाहिए 160। अगर 160 केमिस्ट्री के, और कितने मानते हो बायो के? 330 तो मान ही ले। तो इसका मतलब इस बार ही आप सब लोगों के मार्क्स 600 प्लस तो रहेंगे। मतलब पहला ही ऐसा बैच होगा जिसमें सभी के मार्क्स 600 प्लस। ऐसी धूम मच जाएगी पूरे लैंडमार्क में। अरे आज तो बजा लो, फिर मंडे को फिर देखेंगे। मंडे को देखेंगे सर। जब तक संडे नहीं आया तब तक तो चलने दो सर। मंडे को देखते सन्नाटा रहेगा। क्या है? आप आगे आने वाले टाइम की चिंता किया ही मत करो, अभी में मस्त रहा करो कि हाँ 600 प्लस। फिर मंडे को चेंज करेंगे।
तो अपने 4 दिन तो बढ़िया निकलेंगे ना। और संडे को रिजल्ट भी मत देखना, मंडे में ही बता दूंगा आके। चलिए स्टार्ट करो फिर अगला। अब इसमें एक खास बात, जिसमें आपके 80% क्वेश्चन जो है वहीं से ही वही पार्ट जो है गड़बड़ करेगा अपना बेटा। ऐसा तो हो भी नहीं सकता जैसा यहां लिखा है। देखिए इधर बोर्ड पे, हर मेटल हमेशा ही आयनिक बॉन्ड बनाए, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई तो गड़बड़ करेगा। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके खास जगह पर ही आयनिक हैं, बाकी रेस्ट ऑफ प्लेसेस पर ये क्या बनेंगे, कोवेलेंट। और वो हैं लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। ये जो चारों एलिमेंट हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाए आयनिक, ये केवल कुछ ही कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कहां कहां आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो लिथियम जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ ही क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम केवल कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही आयनिक बॉन्ड बनाता है। जबकि यहां तो मैंने पूरी रेंज लिखी हुई है, 15, 16, 7। यानी कि अगर लिथियम को ग्रुप 17 का फ्लोरीन मिलेगा तभी कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी मिल जाए, फिर वो नेचर कैसी हो जाएगी, कोवेलेंट मानना ही मानना है। उसका रीजन वही है, पोलराइजेशन, है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नीशियम फिर से COF और बेरिलियम सिर्फ C। इनके अलावा अगर कोई और नॉन मेटल इन्हें दिख गया तो उसके साथ ये क्या हो जाएंगे, कोवेल, और इनके साथ ये क्या रहेंगे, आयनिक। तो आप यहां पे लिख दीजिए, विद रेस्ट ऑफ नॉन मेटल्स नेचर विल बी कोवेलेंट। क्या रीजन लिखा जाएगा, पोलराइजेशन, जो हम स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में। मोस्टली क्वेश्चंस उनमें ये जरूर होंगे चारों में से कोई एक। तो जैसे ये चारों में से कोई एक आएगा, इंस्टेंटली हमें स्विच करना है इधर पर, ठीक है। लिथियम को कफ है, लिथियम को कफ है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को भी कफ है नहीं, कफ। और बेरिलियम की शुरुआत ही हुई है ना, सी पर उसने दवाई ले ली उससे पहले, इसलिए वो ठीक हो गया। पर बाकी लोगों को आपको ऐसे ही याद रखना है कि किसको कफ है, किसको कफ नहीं है। यानी कि अगर इनका बॉन्ड किसी और नॉन मेटल के साथ दिखे तो उसको क्या ही बोलना है, नेचर वाइज कोवेल। बॉन्ड तो किस मेथड से बना होगा, ऐसे ही कैटायन और एनायन से, पर धीरे धीरे उसकी नेचर किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, कोवेल। अब मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ LiCl, बताओ। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल बोलता हूं, आपको बोलना है इधर आयोनिक और कोवेल। ALN कोवेल, क्यों, नाइट्रोजन आ गया। BCl2 MgF2 आयनिक, है ना, क्योंकि उसके लिए वहां पर कफ आ गया है। Mg2C3 आयनिक हो गया। LiH, तो इससे ही टैली करना है। LiNO3, हट, अरे LiNO3 तो बड़ा हो गया ना, उनकी बात कब की मैंने,
मैंने तो क्या बोला यहाँ पे, नॉन मेटल। अब LiNO3 तो भाई बड़ा ग्रुप है, NO3 तो ये तो ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स है। बात नहीं समझे आप? ऐसे याद करो कि नॉन मेटल अकेला था, तब तो लिथियम ने अपने हिसाब से टेकल किया कि आजा तू, तेरे साथ में कोवेलेंट। पर जब वो सारा ही अपना पूरा परिवार ही उठा के ले आया, इतना बड़े आ गए, तो इसको क्या करना पड़ेगा अब? आयनिक बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। तो जब भी कोई पॉली एटॉमिक आ जाए और जब मेटल हो तो हमेशा ही क्या रहेगा? आयनिक। BeSO4, क्योंकि सल्फेट है, बड़ा ग्रुप है ना। बाइकार्बोनेट हो, लिथियम बाइकार्बोनेट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें याद रखना है कि ये जो मैंने बात की थी वो किसके लिए की थी? नॉन मेटल्स के लिए, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स के लिए नहीं की थी, है ना। लिथियम अगर किसी भी एक नॉन मेटल के साथ हुआ तो ही नेचर कैसा होगा? कोवेलेंट या आयनिक। पर किसी ग्रुप के साथ आ गया तो फिर इसको हमेशा ही क्या बनाना पड़ेगा? तो एक लाइन लिखो लास्ट में। कर दी ना गड़बड़? लिखिए, इफ मेटल प्रेजेंट विद, तुम सब किसको बुलाने जा रहे हो? लिखो, इफ मेटल, इनको भी जोश आ गया, हमें अपना पूरी फैमिली बुला लाते हैं। बहुत बहुत हो गया नौटंकी यहाँ पर। लिखो, when metal is present with, when metal is present with polyatomic anion, polyatomic anion, then nature will be ionic. Polyatomic anion, then nature will be ionic. जैसे आप लिख लो लिथियम नाइट्रेट, बेरिलियम सल्फेट, कोई सा भी लिख सकते हैं, सभी किस नेचर के होंगे बेटा? आयनिक नेचर के होंगे। अब अपने पास यहां एक इंपॉर्टेंट काम है, वो करना है। अब देखते हैं, हमें ये समझना है यहां पर कि सर आखिर NaCl बना कैसे होगा, क्या इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होंगी। अब बताओ, NaCl किस स्टेट में होता है? सॉलिड होता है? किसी को डाउट इस बात को लेकर? नहीं है। पर ये बनता किससे है? सोडियम से और क्लोरीन से। तो सोडियम की तो नेचुरल स्टेट क्या होती है बेटा? सॉलिड, क्योंकि लैटिस है। और क्लोरीन का, तो सर ये क्या हो गया, है ना। हमें यहां पर एक कैटायन चाहिए था और एक एनायन। तो चलिए बनाते हैं कैटायन और एनायन। क्या सोडियम ऐसे ही रिएक्ट करेगा क्या? यहीं पे IP लगा दे? पॉसिबल ही नहीं। आप कहते IP की डेफिनेशन क्या थी? आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यानी कि सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। बताइए कौन सी एनर्जी यूज हो गई? सब्लिमेशन। अब आप इस पे क्या यूज कर सकते हो? IP। अब जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा? तो यहां ये कौन सी एनर्जी हो गई? IP। तो एक कैटायन रेडी। अब मुझे क्या चाहिए? Na। क्या क्लोरीन के लिए Ea की डेफिनेशन बनाए तो क्या डेफिनेशन थी? वापस से आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन। जितनी एनर्जी दें उससे मुझे एक ही क्लोरीन चाहिए था, इसलिए किससे डिवाइड कर दिया? 2 से, क्योंकि दोनों क्लोरीन में से एक से काम बन जाएगा अपना। ऐसे केस में ये क्लोरीन जो है ये भी किस स्टेट में आ गया? गैस स्टेट। अब बताइए क्या इस पे E एप्लीकेबल कर दें? ये लगा सकते हैं सर। अब ये उस पूरे प्रोग्राम में आ गया जिसको हम पढ़कर आए थे, तो यहां पर हो गया ये Ea। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
दोनों इंस्टेंटली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, लैटिस का। ये कौन सा लैटिस है, आयनिक लैटिस। क्या हम लैटिस के बारे में पहले बात कर चुके हैं पीटी में। लैटिस कितने टाइप के हो सकते हैं, 3। अगर आपके पास आयरन का टुकड़ा है तो कौन सा लैटिस हो गया, मेटेलिक, क्योंकि सारे एटम किसके हैं, आयरन के। तो वो 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, लैटिस। तो वो किसका लैटिस है, मेटल का। और ऐसे सोडियम क्लोराइड ले लिया आपने तो आयन से बना हुआ है, कौन सा लैटिस हो गया, आयन। और आपके हाथ में डायमंड लग जाए तो कोवेल, क्योंकि आपको मार वो फिर दुख निकला है उसका, है ना। तो अगर डायमंड मिल जाए हमें तो हमें मालूम है कि डायमंड में सारे के सारे बॉन्ड इसी तरह से बनते रहेंगे, कंटिन्यू, है ना। तो ये जो लैटिस बना, ये किसका लैटिस था, कोवेल। अच्छा इसको छोड़ो, ये तो हमने देखा ही नहीं अभी, है ना। हमने इसको तो देखा था SiO2 को, ये पॉलीमर था और इसने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। किस चीज का नेटवर्क था, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब 3 तरह के लैटिस हो सकते हैं। वापस से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से लैटिस, आयनिक, किससे बना होगा, आयन से, मेटेलिक, मेटल से, और एक कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन सा लैटिस है, आयनिक। अच्छा अब पूरी बात को समझने के से लास्ट पे आते हैं, एक स्टेटमेंट में फिर बोल रहा हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस मस्ट बी एक्सो। पर यह हालात कुछ और ही दिख रहे हैं। देखो ये प्रोसेस एंडो, ये भी, ये तो एंडो है ही सही, और इसका कोई पता नहीं, अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ऑक्सीजन हो तो एंडो हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होते से प्रोसेस क्या हो जाता है, एंडो। याद आया एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 16 पीटी में, है ना। अब देखो एक बारी, पहले अपना मॉड्यूल ओपन कर दो, एक्सरसाइज 2 खोल दो पीटी का, मोस्ट प्रोबेबली पेज नंबर 39 और 18 क्वेश्चन। आप देखो ऑक्सीजन में जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, रिएक्शन दे रखी है ऊपर ही ऊपर 2, पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सो, पर दूसरा एंडो। तो भाई यहां पर तो हम फंस गए कि सर सारा का सारा प्रोसेस ही क्या चल रहा है, एंडो एंडो एंडो। बनेगा कैसे सोडियम क्लोराइड, तो आपको सोडियम क्लोराइड बनाना पड़ता है या आसानी से मिल जाता है, बनाना नहीं पड़ता, मिल जाता। सोडियम ज्यादा से ज्यादा इसकी रेट क्या होगी, 10-20 रुपए पर किलो, है ना। अब अगर यही 100 रुपए किलो मिले तो हम नमक खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको याद है बिना सॉल्ट के तो खाना खाया ही नहीं जा सकता, खा के देखना कभी, 2-4 दिन निकल जाएंगे, तीसरे दिन चक्कर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो सॉल्ट खुद से बनता है, इसका मतलब कुछ ना कोई तो ऐसा है यहाँ जो इस पूरे प्रोसेस को क्या करेगा, एक्सो। तो बेटा जब लैटिस बनता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस, और ये हमेशा ही क्या होगी, एक्स। और ये पूरे प्रोसेस को क्या कर सकती है, एक्सो बनाएगी। इसीलिए ये वाला पूरा केस किस पे डिपेंड करता है, लैटिस। अगर नेचुरली लैटिस बना हुआ है तो मतलब समझ जाइए कि उस केस में बहुत ज्यादा क्या रिलीज हुई है, लैटिस है। और नेचुरली नहीं बना है तो फिर हमें बनाना पड़े, और उस केस में फिर हमें एनर्जी इनपुट करना पड़े। तो ये जो पूरा साइकिल हमने घुमाया, इस साइकिल को बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। और ये जो साइकिल है ये किसकी कैलकुलेशन के लिए होती है, लेटिस एनर्जी के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बॉर्न हैबर साइकिल। कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, सब्लिमेशन, आईपी, बॉन्ड डिसोसिएशन, ईए और एलई। क्या पूरा प्रोसेस एक्सो होने के लिए जितने भी एंडो हैं वो सब कम होने चाहिए, और जितने भी एक्सो हैं वो ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो मेथड ही क्या हो जाएगा, एंडोधर्मिक।
जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो यहां पर हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि डेल एच एफ यानी कि फॉर्मेशन की एंथैल्पी नेगेटिव तभी होगी जब हमारे पास सब्लिमेशन, आईपी, बॉन्ड डिसोसिएशन, इन सब की वैल्यू किससे कम हो, ईए और एलई से कम हो, तब जाकर प्रोसेस क्या होगा, एक्सो। और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होना भी क्या चाहिए, एक्सो ही होना चाहिए। ए लो, किसी को डांडी मार्च ही याद आ गया है, नमक सत्याग्रह। आप में से कौन है गुजरात से? हम्म, डांगी नहीं, डांडी। डांगी सर का नाम है हमारे, उसका सरनेम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा जल्दी से कोई लैटिस की डेफिनेशन बनाओ तो। डेफिनेशन बना लो। अच्छा अभी तो लैटिस एनर्जी क्या है, रिलीज्ड। क्या हम इस एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? कोई इक्विपमेंट नहीं बना, इसीलिए हम NaCl को क्या करेंगे, ब्रेक। तो ब्रेक करेंगे तो जितनी एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी का नाम क्या होगा, लैटिस एनर्जी। क्या फायदा है लैटिस एनर्जी पता कर लेने का, फिर पता लग जाएगा बस। ये पता लगाने के लिए कि अगर ये दो लैटिस हैं तो कौन सा लैटिस ज्यादा स्टेबल है। क्या पता लगाने के लिए कि कौन सा लैटिस ज्यादा स्टेबल है। देखो एक तरफ तो कोई कंपाउंड हो आयनिक, एक तरफ हो कोवेलेंट, तो आप आसानी से बता दोगे क्या, आयनिक स्ट्रॉन्गर तो स्टेबिलिटी ज्यादा, कोवेलेंट। पर दोनों ही आयनिक फंस जाए तो फिर मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, लैटिस। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। वो लैटिस का डेफिनेशन बिल्कुल सही है। 3D स्ट्रक्चर जो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस। अब वो 3D स्ट्रक्चर किससे बन सकता है, आयनिक बॉन्ड से, तो आयनिक लैटिस। मेटल एटम से बना तो मेटेलिक लैटिस, और कोवेलेंट बॉन्ड से बना तो कोवेलेंट लैटिस। हाँ बच्चे, ये जो एनर्जी रिलीज हुई इस समय ये लैटिस बनाने के लिए, उसी एनर्जी का नाम क्या है, लैटिस। बेटा अगर ये बना है तो पूरा प्रोसेस क्या रहा होगा, एक्सो। तो एक्सो, अब ये नहीं बोल रहे हम कि कितना एक्सो है, बस पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक्सोस। अच्छा यहां पर एक बात क्लियरली लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना चाहो। लैटिस से ये मत डिसाइड कर देना कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ऐसी डिस्कवरी नहीं करनी। लैटिस से सिर्फ ये डिसाइड होगा कि कौन सा लैटिस स्ट्रॉन्ग है, बस। किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है वो तो किससे डिसाइड होता है, आईपी और ईए से। भाई आयनिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, आयन बनाने का कैरेक्टर। जिसकी आईपी कम जल्दी आयन बनाएगा, जिसकी ये ज्यादा जल्दी आयन बनाएगा। तो यहां पर दोनों चीजों से कंफ्यूज मत कर देना कि लैटिस को किससे जोड़ के देख लिया जाए, आयनिक कैरेक्टर। तो लिखिए लैटिस एनर्जी इज नॉट रिलेटेड विद, lattice energy is not related with ionic character। एक तो हमारे दिमाग में आ जाए जिसकी लैटिस ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, ये गलत, यही कंफ्यूज करेगा है ना। तो सिर्फ ये किसको बताता है, स्टेबिलिटी। तो चलिए अब नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं। पहले लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कैसे लिख दिया जाए,
कि सोडियम क्लोराइड पहले से बना हुआ है, उसको मुझे किस में ब्रेक करना है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, लैटिस एनर्जी। लिखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to convert 1 mole ionic solid, 1 mole ionic solid into its constituent ion, 1 mole ionic solid into its constituent ion, उसी के आयन जिनसे मिलकर वो बना है, उसी में वापस से हमें प्रोसेस को क्या कर देना है, रिवर्स। देखो ये है तो क्या, एक्सो, पर हम एक्सो नाप नहीं सकते, इसलिए किस वे में नाप रहे हैं बेटा, एंड के वे में। अब अपना टॉपिक जिसके बारे में हमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ली लैटिस एनर्जी। तो यहां हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से फैक्टर से मैं लैटिस एनर्जी को डिसाइड करूंगा। आज मैं बैटरी साथ ही लेके घूम रहा हूं, कहाँ गई ये। हाँ, जानबूझ के मेरे साथ ऐसा खेलते हैं ये। तो फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस, सबसे पहला फैक्टर लैटिस को कौन डिटरमाइन करेगा, चार्ज। आपको देखना है सबसे पहले क्या, चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा। और सेकंड है लैटिस एनर्जी इनवर्स ऑफ साइज, कि जब चार्ज का फैक्टर न्यूट्रल हो जाए तो मैं किस पे स्विच कर जाऊंगा, साइज। पर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सबसे पहले देखा जाएगा, प्रेफर्ड। अगर चार्ज बैलेंस हो तभी किस पे जाना है, साइज पे, अदरवाइज हमेशा किसको प्रेफरेंस देनी है बच्चे, चार्ज को। देखो ऑनलाइन वालों को भी पता लग गया, बैटरी खत्म हो गई, वहां तक पहुंच गई बेइज्जती, लोगों की शोहरत पहुंचती है, हमारी बैटरी पहुंच गई। देखिए बेटा, सबसे पहले आप जो भी एग्जांपल देखोगे, चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। जैसे एक तो है मेरे पास NaCl और एक है MgO, करिए डिसाइड। तो आप इसका चार्ज मैग्नीट्यूड लिख लो। बताओ सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, 1, तो क्लोरीन के पास भी 1, तो इससे मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चार्ज मैग्नीट्यूड आ रहा है कम, जबकि यहाँ पे 2 × 2, Mg के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इसलिए 2 × 2। तो किसका लैटिस स्ट्रॉन्ग बताना है, MgO। समझ रहे मेरी बात, कैसे पता लगाया मैंने, चार्ज से। चार्ज देख लेना है, NaF, MgF2 और AlF3। फिर क्या चल रहा है, चार्ज। आप यहाँ लिखते भी जाना, अभी हम किससे चेक कर रहे हैं, चार्ज से। 1 × 1, 2 × 1 और 3 × 1। NaCl, KCl, RbCl और CaCl। अब बताइए, अब चार्ज तो न्यूट्रलाइज, 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1, यानी कि मैं कैसे देखूंगा, साइज।
किसका साइज लार्ज है? सीजियम, यानी कि उसकी लैटिस कम हो गई। दोनों में से एक हमेशा कॉमन आएगा, इधर कैटायन विल बी कॉमन और एनआई, एक ही का साइज कंपेयर किया जाएगा। अब बताइए तो। Na2O, क्योंकि चार्ज तो चल रहा है 1 into 2, 1 into 2, पर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करके हमें ये चेक करना रहेगा। किसके फैक्टर चल रहे हैं ये? लैटिस के। विच इज डोमिनेटिंग फैक्टर? चार्ज। बताइए। 1 into 2, 2 into 2 और 3 into 2। ऑक्सीजन का तो फिक्स है 2 2 2, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3। तो मैंने चार्ज मैग्नीट्यूड से इसको देख लिया। इनमें से रॉन्ग बताना है। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? मॉल्टन। बड़ा स्टेटमेंट हमेशा आंसर हो, कोई जरूरी नहीं है। पढ़ लीजिएगा ना, इनकरेक्ट बताना है। या जी, अब बताइए। रीड ऑल द स्टेटमेंट। आगे क्या आंसर? 1 के लिए अपना हैंड रेस करिए। 2 के लिए वोटिंग। 3 के लिए वोटिंग। 4 के लिए वोटिंग। याद रखिएगा, उसमें एक ऐसी टर्म है कि मैं पूछने वाला हूं। आप हैंड तो रेज कर रहे हो, पर आप दूसरे क्वेश्चन को जन्म भी दे रहे हो। मैं पूछूंगा आपसे अभी। एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में जाने की तैयारी है। चलिए, कौन बताएगा? चलो, आपकी बात मान लेते हैं अभी के लिए, और ये आंसर लगा देते हैं। अब आप ये बता दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेरिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म? एक, दो, तीन। तीन कोनों से ट्रायंगल तो बन गया। और लोग? अच्छा, आइसोमेरिज्म कौन बता पाएगा? अब कुछ ज्यादा हाथ आए। बोलो आप। नाम बोलो बेटा। हाँ, तनीषा, बोलो। ठीक है, ये तो सब समझते हैं। जिनका फॉर्मूला सेम
स्ट्रक्चर डिफरेंट, उनको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। किसका फंडा है ये? कोवेलेंट का। किसके लिए यूज होता है? कोवेलेंट। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक। तो उसका उल्टा कर दो। सेम स्ट्रक्चर, फॉर्मूला डिफरेंट, तो क्या बन जाएंगे? आइसोमॉर्फिज्म। अरे दो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकते। कैसे सेम होंगे? क्योंकि हमें हर बार नया फॉर्मूला ही बनाना पड़ा। पर कोवेलेंट के फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आइसोमर। पर सबसे पहले आप मुझे बोर्ड पर मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसमें आपको टिक करना है कि कौन कंडक्टर है और कौन नॉन कंडक्टर्स। ये जो आपने थर्ड स्टेटमेंट बड़ा सारा देखा है ना, इसी का ही यूज करना है अपने को। कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। जहां कंडक्टर हो वहां टिक लगाएंगे, जहां नॉन कंडक्टर हो वहां पर क्रॉस लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि गिवन फॉर्मूलाज में से कितने कंडक्टर हैं, एक भी गलती क्वेश्चन गलत। NaCl सॉलिड, NaCl लिक्विड, AlF3 सॉलिड, ग्रेफाइट, सोडियम सॉलिड, HCl एक्वस, AlCl3 लिक्विड। अब आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। पहले तो मैं यही पूछूंगा कितने कंडक्टर्स हैं, कितने नॉन कंडक्टर्स हैं। टिक और क्रॉस कर डाले? कर लिए? ईमानदारी से बताएंगे। हाँ, क्या बताना है वो? हाउ मेनी कंडक्टर्स आर देयर? हाउ मेनी कंडक्टर्स? किसका आंसर 4 नहीं आ रहा है? 3 आ रहा होगा। एक गलती तो करनी है ही, सही ना? हो जाता है। अब आप इसमें चेक करो, क्या ये कंडक्टर हो सकता है? क्योंकि कैसी स्टेट है? सॉलिड। आयंस आर नॉट फ्री। ये हो जाएगा। ये एल का मतलब कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड मतलब मोल्टन। एल का मतलब ही होता है मोल्टन। तो मोल्टन में तो ये करेगा कंडक्ट, क्योंकि इसके आयंस हो गए फ्री। ये नहीं करेगा, सॉलिड है। ग्रेफाइट करता है। कर। अरे भाई ये मेटेलिक लैटिस है, और मेटेलिक लैटिस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही, सही ना? क्या मेटल कंडक्टर्स नहीं होती क्या? किसी मेटल को ऐसे ही तो लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे? तो मेटल तो कंडक्टर होते हैं। आप वायर किसका बनाते हो? मेटल का ही तो बनाते हो। तो आप उसमें कंडक्टिविटी किसके थ्रू दिखाते हो? सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो वही तो है ये। फिर आपका आंसर 4 कैसे आ रहा है? HCl बिल्कुल आयन बनाता है H+। और लास्ट नहीं करेगा, कोवेलेंट। भूल गए? थोड़ी देर पहले लिखा था AlCl3 कोवेलेंट इन नेचर, यानी कि उसके पास आयंस की नेचर कैसी हो गई है अब? कोवेलेंट। तो कितने आए अपने पास टोटल? अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं।
क्या पढ़ना था हमें? आइसोमॉर्फिज्म। हाँ, कोई बोल रहा था, सर बोला कोई। हाँ बोलो बेटा। कोवेलेंट, आपने बोला था ना, चार ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने अपनी नेचर ही चेंज कर ली। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का एक छोटा सा अपन इंट्रोडक्शन बना लेते हैं। डिफरेंट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? एम्पेरिकल। बट स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर? लेटेस्ट स्ट्रक्चर, सेम। आपके सॉलिड स्टेट हो गया क्या? तो आपको वहां पर 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस सर पढ़ाएंगे, तो उस समय आपको लैटिस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तो ये समझ ले, लैटिस का मतलब है 3D अरेंजमेंट ऑफ इधर एटम्स, आयंस, है ना। तो मॉलिक्यूल, इन सबको हम क्या बोलते हैं? लैटिस को। अब इसमें ना स्टेप बाय स्टेप चलना बच्चे, स्टेप को ब्रेक मत करना। सबसे पहला स्टेप देखने के लिए हमारे पास है सेम नंबर ऑफ आयंस, कि जिनको आप आइसोमॉर्फस देखना चाहते हो उनके नंबर ऑफ आयंस सेम होना चाहिए। वो सेम होगा तब आगे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Na2O, NaF करते हैं, और MgO। मुझे चेक करना है कि वेदर दे आर आइसोमॉर्फ्स और नॉट। तो पहले आयन बनाओ। कितने आयन बनाएगा ये? दो, एक Na प्लस और एक F माइनस। तो ये भी तो दो ही बना रहे, एक Mg +2 और एक O माइनस। तो आयन दोनों में सेम। पहला पहला लेवल क्रॉस। अब आते हैं सेकंड लेवल, कि सर अगर आयन सेम ही नहीं हुए तो बात वहीं खत्म। अगर आयन सेम नहीं हुए तो बात वहीं पर ही रोक देनी है। पर अगर आयन सेम हो जाए तो फिर क्या करना है? तो फिर हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2, सेम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन कैटायन एंड एनायन एनायन। यानी कि कैटायन कैटायन के इलेक्ट्रॉन सेम और एनायन एनायन के इलेक्ट्रॉन सेम। अब देख के बताओ, Na प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। Mg +2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। यानी कि पहला वाला आधी कंडीशन पूरी हो गई। अब चलते हैं उसके अगले के, F माइनस 10 और O-2। इसका मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फस बन गए। इनके इलेक्ट्रॉन सेम होना जरूरी नहीं है। किनके सेम होना जरूरी है? यूं, है ना। नॉट लाइक दिस, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। इन दोनों का बताओ कि ये आइसोमॉर्फस है या नहीं है। NaCl और Al2O3। पहला स्टेप क्या देखना है? आयंस। इसमें बताओ कितने आयन बनेंगे? दो। कौन कौन से आयन? Na+Cl में। तो कितने आयन मेरे पास आए? दो आए। यहां ज्यादा आ गए, दो तो एल्यूमिनियम ही है और तीन ऑक्सीजन। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गए। यानी कि दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों आइसोमॉर्फस नहीं।
तो पहले क्या चेक करना है बेटा, सेम नंबर ऑफ आयन, वो सेम हो तो नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा, नहीं तो जाने की जरूरत भी नहीं। CaO और Kf, पहला स्टेप चेक करते कौन कौन से आयन बने, Ca+2O-2, कितने आयन है, 2। यहां पर K+F, 2 आयन, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, Ca+2 18, K+18, ये तो हो गए। O-2 10, F-10 हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर। मैंने फिर कहा था इनका सेम होना जरूरी नहीं है, कैटायन कैटायन, एनायन एनायन। अरे ये पहले कंप्लीट करो, ये दो दो पॉइंट और हैं, स्टोरी में फिर कभी सुना दूंगा, स्टोरी फिर कभी, है ना, पहले इसको कंप्लीट कर लो। जल्दी से 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। ये भी सही है, जैसे ही टाइम लिमिट बताओ वैसे ही चार्ज, ये हो गया सर कहा। स्टेप 3, एक और चीज से चेक किया जाएगा, सेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने कुछ मॉलिक्यूल ऐसे देखे होंगे जिनमें डॉट लगाकर H2O लिखा रहे, अब उसमें ये तो प्राइम कंडीशन रहेगी बेटा, याद रखना। स्टेप 1 तो यही रहेगा, स्टेप 2 चेंज हो सकता है। स्टेप 2 क्या हो जाएगा इस बार, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ZnSO4 7H2O और MgSO4 7H2O। तो पहले तो ये चेक कर लो क्या ये इनके साथ कंपेयर हो सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि यहां तो कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ही नहीं, पर यहां जरूर है। तो पहले ये देख लो ये दोनों सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो फिर मुझे एक और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक किससे करूंगा, आयन से। बताओ पहले केस में कितने आयन बन रहे हैं, 2, एक जिंक का और एक सल्फेट का, तो यहां भी तो 2 ही बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। अब मुझे क्या गिनने की जरूरत नहीं है, कैटायन कैटायन, एनायन एनायन के इलेक्ट्रॉन गिनने की जरूरत नहीं है जब आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टेप 1 तो हमेशा ही देखना है, स्टेप 1 के बिना तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। स्टेप 2 अवॉइड कर सकते हैं जब मेरे पास क्या हो, सेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या यहां पर ब्लू विट्रियोल भी हो सकता है, अब ये आइसोमॉर्फस नहीं, क्यों नहीं है सर, किसका डिफरेंस है, वाटर का। तो जहां पर भी सेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है फिर आप उनको आइसोमॉर्फस नहीं कंसीडर करेंगे। स्टेप 1 हमेशा क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ आयन, ठीक है। आयन तो मैं फिर भी देख ले सकता हूं ऐसे केसेस में, पर पहला कंपैरिजन फास्ट किससे भी हो सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और लास्ट पॉइंट अपना स्टेप नंबर 3 होगी ना, 4 लास्ट, उसके साथ ही आइसोमॉर्फिज्म एंड all elements all elements are isomorphs। सभी एलम्स एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमॉर्फ, ड्यू टू सेम जनरल फॉर्मूला, क्योंकि सबका जनरल फॉर्मूला एक जैसा ही होता है। कैसा होता है देखते हैं, कोई भी एलम याद है, पोटाश एलम तो याद होगा, बोलिए, K2SO4 Al2SO4 24H2। तो जितने भी एलम्स होते हैं ना
उनका यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ क्या बदल जाता है, ये और ये दोनों मेटल चेंज हो सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट फॉर्मूला यही रहता है। तो हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, M2SO4, ठीक है, M2-SO4, क्योंकि दो मेटल है ना, अलग अलग दिखाने के लिए, होल थ्राइस 24H2। तो ये जो पहला वाला M है ये कौन है, मोनोवेलेंट, और ये जो दूसरा वाला M- है ये है ट्राईवेलेंट। तो पोटेशियम की जगह कौन भी आ सकता है, रुबिडियम, और यहां पर इसकी जगह क्रोमियम +3 में, तब भी वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फ। तो ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। क्या एलम्स डबल सॉल्ट होते हैं, यस, क्योंकि आपको दिख रहा है दो दो हैं, एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये। एलम्स आर डबल सॉल्ट। एक्चुअल में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना चैप्टर, वो है कोऑर्डिनेशन। तो वहां पर कभी कभी डबल सॉल्ट को हम किससे सेपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन से। तो वहां पर ये डिफरेंस अपने काम आएगा। वापस से पूरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले क्या चेक करना है, आयन, ठीक है। किस केस में आयन ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो या फिर एलम्स हो, वहां पर मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, एलम में तो कुछ भी नहीं देखना है, पर इसमें एक और चीज देखनी है। अगर मेरे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो तभी मैं क्या चेक करूंगा, आयन। और अगर ऐसे केसेस ना हो तो फिर मैं पहले आयन चेक करके क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है। तो ये अपना आज यहाँ कंप्लीट हो गया। स्पेशल बात क्या याद रखनी है, कौन कौन कोवेलेंट भी हो सकता है, लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट नहीं, पूरी तरह से आयनिक नहीं। और यही बात हम कल पढ़ेंगे किसमें, पोलराइजेशन। तो विल कंटिन्यू टुमारो विद पोलराइजेशन। इसी के साथ जय हिंद। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसी से आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप आलस मत करिए कि मैं वीडियो दोबारा नहीं चलाऊं। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप भेजेंगे तो बेटा उनका इस तरह से सॉल्यूशन नहीं आएगा। जय हिंद। अरे इनको बोला है अब तो।